हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पीकेजे क्लासेस में। एंड आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन के एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ है। और चैनल स्टार्ट करने से, अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले ही फर्स्ट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सर्कुलेट करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें। और ये मतलब वाइडर टॉपिक है जिसको कि आप बीए ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस में डीयू में या फिर फिफ्थ सेमेस्टर बीए प्रोग्राम डीयू के तो सिलेबस में है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो लोग यूजीसी नेट भी पॉलिटिकल साइंस से दे रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत डिटेल में आप अगर एक बार कर लेते हैं तो बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगा आपको। या फिर आप अगर आप आईएएस और पीसीएस के एग्ज़ाम में भी पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट कर रहे हैं या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कहीं ना कहीं कुछ सेक्शन है जैसे कि कई स्टेट में है, तो वो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। तो आज हम टॉपिक जो कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वो है लोक प्रशासन का विकास, यानी कि जो डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसको अंग्रेज़ी में कई बार इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। यानी कि किस तरह से जो है विकास हो रहा है, किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। तो जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एक बहुत प्रमुख स्कॉलर हैं, उन्होंने जो 6 पैराडाइम दिया है, 6 प्रकार के उन्होंने प्रतिमानों में बांटा है लोक प्रशासन को, उसको हम देखेंगे। फर्स्ट वन है द पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी फ्रॉम 1900 टू 1926, राजनीति प्रशासन के बीच टकराव 1900 से 1926 पहला चरण है। दूसरा चरण है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम 1926 टू 37, 1927 से 1937 तक का काल को लोक प्रशासन के सिद्धांत के काल के रूप से देखते हैं। उसके बाद देखिएगा चैलेंजेस का काल है, जिसको रेड में आपको किया गया। इसका मतलब यह है कि वो अलग से इसे नहीं बता रहे, वो बेसिकली एक एडिशनल पार्ट के रूप में बता रहे हैं चैलेंजेस को। तो 6 पैराडाइम में इसको शामिल नहीं किया जाना चाहिए, ये अलग से है। तीसरा जो पैराडाइम है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज पॉलिटिकल साइंस, लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान के रूप में, और ये 1950 से 70 का काल है। चौथा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज मैनेजमेंट, यानी कि लोक प्रशासन प्रबंधन के रूप में 1950 से 70। और अगला है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1970 से आज तक। और अंतिम 6th जो है वो है गवर्नेंस 1990 टू प्रेजेंट, अभी तक। अब जो बहुत सारे स्कॉलर्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वी नो डैट लाइक मोहित भट्टाचार्य हैं, जैसे निकोलस हेनरी आपने देखा, या फिर आप रुमकी बासु को देख सकते हैं, या फिर आप बिदु चक्रवर्ती के बुक को देख सकते हैं। तो अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग तरीके से इसको डिवाइड किया है, पूरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, डेवलपमेंट को। लेकिन एज ए स्टूडेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जब मैं 1-1.5 दशकों से इस पेपर को पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि आप अपने स्टडी के सहूलियत के हिसाब से इसे इन 7 भागों में बांट के देखिए, और हम 7 भागों को थोड़ा डिटेल देखेंगे। पहला भाग है 1887 से 1926 पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी, राजनीति और प्रशासन के बीच टकराव। दूसरा हिस्सा है 1927 से 37 द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी प्रशासन का सिद्धांत। तीसरा है फ्रॉम 1938 टू 47 पीरियड ऑफ चैलेंजेस, यानी चुनौतियों का युग। अगला है 1948 टू 1970 फेज ऑफ क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, पहचान के संकट का काल है ये। पहचान के संकट का काल है 1948 टू 1970। नेक्स्ट वन इज 1971 टू 1980, जो है वो है 1971 से 80 तक के समय को एरा ऑफ एनपीए कहते हैं। यहाँ एनपीए का मतलब है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, से नवीन लोक प्रशासन का युग है ये। 6th इज 1980 ऑनवर्ड्स इन द एरा ऑफ एनपीएम, 1980 के उपरांत के समय को एनपीएम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट यानी नवीन लोक प्रबंधन के रूप में देखते हैं। फाइनली 1990 ऑनवर्ड्स एरा को गुड गवर्नेंस यानी सुशासन के एरा के रूप में देखते हैं। अब हम आते हैं 7 फेज को आपको बताते हैं बहुत डिटेल में। पहला फेज फ्रॉम 1887 टू 1926 पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी, राजनीति और प्रशासन का टकराव, इस एरा की पहली विशेषता है। और दूसरी विशेषता है कि वुड्रो विल्सन कंसीडर्ड एज फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन के पिता के रूप में मान्यता मिलती है। अब ये एक सवाल है कि राजनीति प्रशासन के टकराव का क्या मतलब है। तो यहाँ टकराव का मतलब है कि राजनीति का अलग कार्यक्षेत्र है और प्रशासन का अलग कार्यक्षेत्र है। जैसे राजनीति का कार्यक्षेत्र है लोक नीतियों का निर्माण,
public policy formation is related to politics while administration is concerned with policy implementation। वही प्रशासन का मुख्य सरोकार जो है वो लोक नीतियों को के क्रियान्वयन से। तो दोनों अलग अलग क्षेत्र है, इसके बीच कोई आपस में संबंध नहीं है, ऐसा शुरुआती समय में माना जाने लगा। और इसके साथ साथ 3 वर्क बहुत फेमस है इस एरा का। पहला है वुड्रो विल्सन का ये लेख है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, 1888 में 1887 में पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली एक जर्नल है उसमें प्रकाशित हुआ था। सेकेंड वन इज गुडनाउ, एक दूसरे स्कॉलर हैं, उनकी किताब पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो 1900 में प्रकाशित हुई। और तीसरी एल.डी. वाइट का ये वर्क है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 1926 में पब्लिश्ड है। यानी ये 2 विशेषता और ये 3 पब्लिकेशन पहले चरण की खासियत है। पहला चरण है बेसिकली उसमें हमने देखा है कि इसे विल्सोनियन डाइकोटमी के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि ऐसा माना गया कि पॉलिटिक्स इज कंसर्न्ड विथ पॉलिसी मेकिंग वाइल एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न्ड विथ इम्प्लीमेंटेशन, जैसा आपसे पहले भी कहा गया है। अब जो दूसरा चरण है, जो सेकेंड पीरियड है, उसको गोल्डन एरा ऑफ प्रिंसिपल्स कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे सिद्धांत नए नए लोक प्रशासन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डेवलप किए होने लगे। एंड द पर्पस ऑफ दैट stage is to develop theories, develop new principles, and trying to become public administration as a scientific notion, free from value. So the primary goal of public administration that time to become public administration as science. तो जो इस चरण में प्रमुख रूप से ध्यान दिया गया वो यह दिया गया था किस तरह से लोक प्रशासन को विज्ञान बनाया जाए और मूल्यों से मुक्त किया जाए। तो बिलोबी एक स्कॉलर हैं जो सेकेंड पीरियड में आते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इनका राइटिंग है। उसी तरह हेनरी फेयोल दूसरा नाम है, इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट इनकी किताब का नाम है। और इन्होंने संगठन से जुड़े 5 कंसेप्ट्स की बात की, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड 3C, कमांड, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये POCCC याद रखना है, फेयोल ने दिया है। उसी तरह लूथर गुलिक और उर्बिक का 1937 में एक पेपर है, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और जैसा कि आपको ने देखा है कि पोस्ट कॉर्प का नोशन भी जो लूथर गुलिक ने है वो दिया है। तो ये सारा जो है ये सेकेंड स्टेज में है जहाँ इतने सारे थेरीज निकल के आ रहे हैं। अब थर्ड जो स्टेज है उस स्टेज को कहा जाता है पीरियड ऑफ चैलेंज। पीरियड ऑफ चैलेंज मतलब आपने देखा कि इन सेकेंड फेज वेयर each and every theorist of public administration was trying to push public administration in scientific framework। तो जो दूसरे चरण में अलग अलग सिद्धांतकारों ने लोक प्रशासन को कोशिश किया कि इसे विज्ञान बनाएं, उसे चुनौती मिलने लगी तीसरे स्टेज में आते आते। और आप देखेंगे कि चुनौतियों के साथ साथ कुछ होप भी आ रहा था, क्योंकि ये कुछ लोग थे जैसे कि एडवोकेसी ऑफ ह्यूमन रिलेशन बिहेवियर अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इस चरण में वैज्ञानिक प्रबंधन को चुनौती देते हुए मानव संबंध सिद्धांत का आगमन होता है। And we know that Hawthorne experiment by Elton Mayo emphasize of social and psychological factors of worker। Hawthorne पे एक्सपेरिमेंट लाते हैं, Hawthorne एक्सपेरिमेंट एल्टन मेयो के द्वारा किया जाता है, जिसमें कहा गया कि मजदूरों के लिए सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन इकोनॉमिक पक्ष के, रादर देन आर्थिक पक्ष के। इसके साथ साथ चेस्टर बर्नार्ड भी इसमें आते हैं, फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव उन्होंने लिखा है। उन्होंने कहा है कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट में स्ट्रेस द साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल फैक्टर्स इन ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह से मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक कारक पर उन्होंने जोर दिया है। या पीटर ड्रकर ने जो है अपनी राइटिंग प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट के अंतर्गत किस तरह से लॉन्ग रेंज प्लानिंग और ह्यूमन रिलेशन की बात की है, जो कि गवर्नेंस में दीर्घकालिक नियोजन और मानव संबंध पे बल दिया है। मतलब आप ये देख लीजिए कि इस स्टेज के अंतर्गत मानवीय पक्षों को खास जोर दिया जाने लगा। इसके साथ साथ ये जो चैलेंज का स्टेज है इसमें आप देखिएगा कि किस तरह से 1940s में थियरिस्ट ने, जो विचारक हैं, उन्होंने विल्सन और गुलिक के द्वारा जो वैज्ञानिक सिद्धांत दिए गए उनकी आलोचना की। इसमें 2 लोग विशेष रूप से आते हैं। पहला है हर्बर्ट साइमन, और हर्बर्ट साइमन के वर्क को देखेंगे तो वो प्रोवर्ब ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। प्रोवर्ब ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है वो लोक प्रशासन में पहले दिए गए सिद्धांत, खासतौर पे दूसरे जो स्टेज में दिए गए सिद्धांत हैं उसको वो किंवदंती या मुहावरे कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें वैज्ञानिकता अधिक है, उनमें व्यवहारिकता कम है। मतलब बिकॉज देयर वाज मोर जो है साइंटिफिक एंड लेस रियलिस्टिक।
उसी तरह रॉबर्ट डाहल का ये पेपर है द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम में वो बताते हैं कि ये 3 समस्या है जिसके कारण लोक प्रशासन जो है विज्ञान नहीं हो सकता। पहला है नॉर्मेटिव वैल्यू, यानी कि मानवीय वैल्यू, मतलब लोक प्रशासन जो है ह्यूमन से रिलेटेड है, ह्यूमन एक्शन से रिलेटेड है, ये साइंटिफिक नहीं है। ये जो है आपने 2 अप्रोचेस पढ़े होंगे, नॉर्मेटिव और इम्पेरिकल। इम्पेरिकल साइंस होता है, लेकिन जो सोशल साइंस होता है वो नॉर्मेटिव होता है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन जो है सोशल साइंस से रिलेटेड है, तो उसमें नॉर्मेटिव एटीट्यूड है, जो मानवीय पक्ष को ज़्यादा फोकस किया गया है, तो इसलिए साइंस नहीं हो सकता। दूसरा है अनप्रिडिक्टेबिलिटी। साइंस हर जगह प्रिडिक्टेबिलिटी की बात करता है, वहाँ आप जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है। जैसे आप कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है तो जो है CO2 बनता है, ये आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं, वो सही होता है। लेकिन यहाँ अनप्रिडिक्टेबिलिटी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। जरूरी नहीं है, आप किसी एडमिनिस्ट्रेटर के बिहेवियर के बारे में कयास नहीं लगा सकते अगले दिन वो क्या करेगा, या हम और आपके भी व्यवहार के बारे में कोई जो है प्रिडिक्शन नहीं कर सकता कि हम क्या करेंगे। उसी तरह तीसरा है लैक ऑफ यूनिवर्सल प्रिंसिपल, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किसी प्रकार के सर्वव्यापी सिद्धांत, किसी प्रकार के यूनिवर्सल प्रिंसिपल का अभाव है। जैसे हम साइंस पढ़ते हैं, खासतौर पर नेचुरल साइंस, तो हम देखते हैं वहाँ न्यूटन का लॉ है, वहाँ रदरफोर्ड का लॉ है, वहाँ पे मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है, वहाँ न्यूटन का सिद्धांत है, रदरफोर्ड का है, या फिर मेंडलीव की आवर्त सारणी है। तो उन सब की को लाने के पीछे जो है काफी साइंटिफिक एविडेंस था, काफी वैज्ञानिक साक्ष्य था, परीक्षण किया गया था, एक्सपेरिमेंट किया गया था, देन वो डेवलप हुआ था। लेकिन लैक ऑफ जो सोशल साइंसेस के सिद्धांत है उसमें उस तरह का कोई यूनिवर्सलिटी नहीं है। आप कहेंगे मार्क्सिज्म है, ग्लोबलाइजेशन है, ये है, लेकिन ये ह्यूमन एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। कोई साइंटिफिक तो इसको प्रूफ नहीं किया गया मार्क्सिज्म को या लिबरलिज्म को या दूसरे इज्म को। तो जो इसी तरह जो सोशल साइंस है उसमें कोई यूनिवर्सल प्रिंसिपल आने में हमेशा प्रॉब्लम होता है। और उसके साथ साथ ड्वाइट वाल्डो का भी काम आप देख सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, जिसमें कि वो इसी तरह की बातों को रखते हैं। ज्यादा इसको डिटेल में नहीं देखना है, लेकिन ये नाम इंपॉर्टेंट होने चाहिए। हर्बर्ट साइमन का आर्गुमेंट याद रखना चाहिए आपको, रॉबर्ट डाहल का याद रखना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि क्राइसिस इज मोर हेवी स्टेज देन challenges, and we can feel it in our daily experiences also, that whenever we have challenged by anyone, then the next stage will be crisis। तो हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि किस तरह से चुनौती से ज़्यादा गहरा जो है वो है संकट का टाइम है। तो अगला फेज जो है बहुत क्राइसिस का था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। देखो, हमेशा क्राइसिस में भी कुछ चीज़ें होती हैं जो होप भी बनी होती है। तो क्राइसिस अगर आप देखेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या था, तो क्राइसिस ये 2-3 था कि 1960s में, 60 के दशक में, मेथडोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वाज क्रिटिसाइज्ड बाय रेडिकल्स एंड द कंजर्वेटिव्स। जो रेडिकल हैं और जो अनुदारवादियां हैं उन्होंने विकास प्रशासन की पद्धति को, शोध पद्धति की आलोचना की। 62 में कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज नॉट इंक्लूडेड एज सब फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन द रिपोर्ट ऑफ कमिटी ऑन पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन ऑफ अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन। और 62 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के राजनीति विज्ञान के संबंध में जो एक रिपोर्ट थी उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं शामिल किया गया पॉलिटिकल साइंस के उपशाखा के रूप में। और उसी तरह 1967 में फिर से एक बार अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की ऑर्गेनाइजिंग कैटेगरी से जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बाहर रखा गया। ये मेजर क्राइसिस था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस स्टेज में। लेकिन कुछ होप भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़ा रहा, क्योंकि 40s में जर्मन सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर, जर्मन समाजवादी मैक्स वेबर का आगमन होता है, एंड ही गेव आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी। उन्होंने नौकरशाही संबंधी आदर्श मॉडल को प्रस्तुत किया। इन 1950s फेडरिक डब्ल्यू रिक्स केम विथ देयर इकोलॉजिकल मॉडल। 50 में रिक्स आते हैं अपने पारिस्थितिकीय मॉडल के साथ। उसी तरह 1960s में एडवर्ड विडनर और रिक्स जो है वो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के मॉडल को लेके आते हैं। एंड राइज ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो वी कैन सी in that phase, and especially the work of Robert Dahl and Ricks are very important। और रॉबर्ट डाहल और रिक्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी इसमें।
तो जब चैलेंज हुआ, चैलेंज के क्राइसिस हुआ, और इस क्राइसिस के लंबे के बाद आप देखिए 1971 टू 80 ईरा ऑफ एनपीए। एनपीए का मतलब है नवीन लोक प्रशासन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंड बेसिकली वी कैन सी दैट निकोलस हेनरी coined this period as public administration because if you will see first stage means politics administration dichotomy. On that stage we can see that there was clear cut division between politics and administration, but after 1971 means after this period number 5, you can see there is अगेन ए रिलेशन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में कैसे लोक प्रशासन और राजनीति के बीच संबंध में अलगाव था, लेकिन पांचवें पीरियड में, पांचवें इस चरण में फिर से दोनों के बीच संबंध काफी प्रबल हो जाता है। इसीलिए निकोलस हेनरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसे नाम देते हैं। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें वो है मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस 68 में होता है पहला, और उसमें ये नोशन आता है उसके बाद एनपीए का, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। सो इन public administration there was 3 Minnobuk conference was held. First one actually in 1968 first Minnobuk, second जो है वो उसके 20 साल बाद 1988 में second Minnobuk, and third was very recently held in 2008 third Minnobuk। और जो NPA है उसके कई फीचर्स थे, जैसे रेलेवेंस, वैल्यू ओरिएंटेशन, इक्वालिटी एंड चेंज, यानी प्रासंगिकता की ये बात करता है। वो लोक प्रशासन को आज के हिसाब से बोलता है रेलेवेंट है या नहीं है। ये वैल्यू ओरिएंटेशन की बात करता है, फैक्ट की जगह वो वैल्यू ओरिएंटेशन को रिस्टैब्लिश करता है, मूल्यों की तरफ अभिवृद्धि को फिर से जोड़ देता है। वो समानता की बात करता है, इक्वालिटी, और फाइनली वो परिवर्तन की भी बात करता है। Now period number 6 is NPM. So as we know that NPM is new public management, जैसा हम जानते हैं NPM का मतलब है नवीन लोक प्रबंधन। और after second Minnobuk यानी in 1988 the notion of NPM had emerged. Minnobuk second conference के बाद NPM यानी नवीन लोक प्रबंधन की संकल्पना जो का उभार होता है। And basically NPM based on 3 E's: efficiency, effectiveness and economy। ये आधारित है 3 E's पर, कार्यकुशलता, प्रभावशालीता और मितव्ययता। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एनपीएम में कपाम कॉन्फ्रेंस होता है, द कॉमनवेल्थ एसोसिएशन फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, 1994 में इन कनाडा, और इसमें स्लोगन ही दिया गया था गवर्नमेंट इन ट्रांजिशन, यानी सरकार जो है वो संक्रमण के काल में है। अब 7वां फेज जो है, इस फेज को पीरियड ऑफ गुड गवर्नेंस के नाम से जाना जाता है। 1989 के वर्ल्ड बैंक के अगर आप डॉक्यूमेंट को देखें जो सब सहारा अफ्रीका से रिलेटेड था, उस डॉक्यूमेंट में गुड गवर्नेंस के बेसिक फीचर्स की बात की गई थी। फर्स्ट टाइम है क्या, हम डिटेल में गुड गवर्नेंस पे पूरा नोट्स करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम देखें बेसिक फीचर की, तो उसमें पहला जो फीचर वो पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट है, सार्वजनिक क्षेत्रों का प्रबंधन है। दूसरा है अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही। तीसरा है लीगल फ्रेमवर्क फॉर डेवलपमेंट यानी विकास का कानूनी ढांचा। चौथा है इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसपेरेंसी यानी सूचना और पारदर्शिता। और अंतिम है, और ये इंपॉर्टेंट है कि ये चारों फीचर जो है 1989 में दिया गया, लेकिन 1992 में इसमें और कुछ इंक्लूड किया गया, जैसे पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट यानी सहभागितापूर्ण विकास। नेक्स्ट वन इज ह्यूमन राइट, मानव अधिकार, एंड फाइनली डेमोक्रेटाइजेशन यानी लोकतंत्रीकरण। तो ये जो है गुड गवर्नेंस का फेज है। अब आप देख सकते हैं कि 1 to 7 जो फेजेस है उसको इसी तरह आप पेपर में लिख देंगे तो पूरा डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आप अच्छे से कर सकते हैं। आप इसको फिर से फोकस करें और आगे करें तो फिर आप इसको और बढ़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट। आप इसी तरह टॉपिक वाइज इस पे को आगे बढ़ाएं और यू विल प्रोसीड दिस पेपर्स। और आई थिंक तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार है, इसको प्रिपेयर करें। ऑल द बेस्ट।